हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके फर्स्ट टर्म में, और इसमें से न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक में से एक एक न्यूमेरिकल हो जाए, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो है द फिगर शोज 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, 3 कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। आपको इस ए पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड लेइंग ऑन कंडक्टर 1, जो कि कंडक्टर 1 पे है, और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इस ए पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने फोर्स में भी इस तरीके की कुछ न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो जैसे कि अब ये 3 पैरेलल कंडक्टर हैं, और अकॉर्डिंग टू थर्ड एंड सेकेंड, ये फर्स्ट वाला इसके क्या है, ऐसे लेफ्ट साइड में है, तो ये भी इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा और ये भी लगा रहा होगा। तो दोनों इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के टर्म्स में आएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड। बट जैसे ही हम इन्हें देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों में, क्योंकि अभी हमने ये बात समझी कि इसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर सेकेंड भी लगाएगा और थर्ड भी लगाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब हम देखते हैं, तो इनमें करंट की डायरेक्शन है अपोजिट, बट फर्स्ट और थर्ड को जब हम आपस में देखते हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन है सेम। तो आपने ये समझा हुआ है पहले कि टॉपिक में, कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल जब जैसे ही हम उसमें लगाएंगे, तो वो सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम चेक कर लेंगे। तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाएंगे, डायरेक्शन रूल लगाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलती जाएगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। तो हमने जब चेक किया, तो फर्स्ट वाले पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लगना चाहिए बच्चों? एक मिनट रुको। तो फर्स्ट वाले पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा? क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बट यहाँ पर आई कितना है, करंट कितना है? 3I, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये वाला इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा? जो इसमें करंट है, दैट मीन्स 3I अपॉन 2 पाई आर। अब ऐसे ही थर्ड वाला फर्स्ट वाले पे कितना लगा रहा होगा? म्यू नॉट 4 पाई अपॉन 2 पाई, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, अब ध्यान रखना है आपको बच्चों, ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया, r प्लस 2r 3r हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस r नहीं रहेगा। फॉर्मूले में जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं, डिस्टेंस चेंज हो रहा है या करंट चेंज हो रहा है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, बट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इस ए पॉइंट पर ये भी लगाएगा, सेकेंड वाला भी लगाएगा और थर्ड वाला भी लगाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया, राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो सेकेंड के अकॉर्डिंग जो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स, और जो थर्ड के अकॉर्डिंग होगा वो आउटवर्ड। तो मीन्स दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम करेंगे, तो एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो बस आपको सिंपली इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई आर, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 इज इक्वल टू। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका भी फॉर्मूला आपको आता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई आर। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर, और I1 और I2 की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू आवर जो डायग्राम है वो देख लेंगे। I1 है I और I2 है शायद 3I। तो फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I 3I स्क्वेयर, म्यू नॉट 3I स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। ऐसे ही अब थर्ड वाले की वजह से सेकंड पर, क्योंकि याद है अगर आपको स्टेटमेंट, तो हमें इस मिडल वाले पे, सेकंड वाले पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड। सेम कंसेप्ट रहेगा। हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2। तो अगर हमें कंडक्टर 2 पे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो 1 वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा और 3 वाला भी। तो हमें फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 2 एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 3, ये दोनों फोर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड वाले पे नेट फोर्स कितना लग रहा है।
तो 1 2 भी फाइंड आउट करना है और 2 3 भी। 2 के ऊपर 1 जो लगा रहे हैं और 3 जो लगा रहे हैं, और हमें पता है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट। और फोर्स का फॉर्मूला बस यहाँ पे पुट हो जाएगा म्यू नॉट I2 I3। I2 अपने पास 3I और I3 है 4I, तो 3 into 4 12 एंड I into I स्क्वायर। और इन दोनों फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, यानी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। और टुवर्ड्स कंडक्टर 1 क्यों लगेगा कंडक्टर 1 की तरफ, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, कम है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गली से एक्सपीरियंस होगा एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्कुलर कॉइल वाले से भी बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कुछ एक हमने इसके किए हुए हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले और कोएक्सियल वाले, है ना, ये काफ़ी सारे हम इसके न्यूमेरिकल क्लास में भी कर चुके हैं। अब हम ये थोड़ा सा एक नया टाइप का मतलब क्वेश्चन लाई हूँ, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, इसको आपने ध्यान से समझना है। क्या है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसकी, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 carrying equal currents I are placed vertically with respect to the plane of paper with their geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at produced at point O। तो अब ये जो दो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के इस तरीके से, जैसे आपको फिगर में शो है, रखी हुई हैं। ये O पॉइंट है और इसके इस एक्सिस पे और इस एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट O। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम, ठीक है, और इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। और हमें पता है एक सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, है ना, सिंपल। लेकिन यहाँ पर अब आपको सिर्फ रेडियस के टर्म में नहीं, अब सेंटर से कुछ एक डिस्टेंस भी दिया हुआ, दूसरा सर्कुलर लूप जो है वो उससे एक डिस्टेंस पे है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो भी उस सर्कुलर लूप से एक डिस्टेंस पे है। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देंगे हम, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर और किसी फॉर्मूले से किया हुआ है, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके एक और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जो इसमें यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये वाला भी, और जो अभी नेक्स्ट में होने वाला वो वाला फॉर्मूला भी। तो दोनों के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे तो देखो इस वाले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और इस वाले के अकॉर्डिंग ये, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, दैट मीन्स डायगोनल होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है ये दोनों सर्कुलर लूप सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों एक्स एक्स डिस्टेंस पे है, दोनों में करंट सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। इसको आपने मान लिया बी एक्स, एक्स एक्सिस जैसा मान लिया, इसको आपने मान लिया बी वाई, और दोनों ही सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स बी वाई कोस थीटा, है ना, और थीटा यहाँ पर कितना है आपके पास 90, तो ये तो कैंसिल। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स और बी वाई, क्योंकि दोनों ही सेम है, और बी एक्स या बी वाई की जगह आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स। अब बी एक्स का फॉर्मूला आप ये भी पुट कर सकते हो, यानी म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। या फिर आप वो वाला भी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, और इसमें अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन कितने पे होगा, 45 डिग्री पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, बिल्कुल उनके बीचों बीच। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देख रहे हो सिंपल है, अगर आपको डायरेक्शन याद है, कंसेप्ट याद है, सब कुछ ठीक है।
अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे जिसके लिए मैं भी बात कर रही थी। इसमें भी फिर से दोनों सर्कुलर लूप हैं P एंड Q। इसी से ही मैं आपको एक और क्वेश्चन भी समझाऊंगी, तो इसी क्वेश्चन से आपके दो कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से समझना। ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट्स I and 2I respectively are lying in parallel planes such that they have a common axis. The direction of current in both the loop is clockwise, means दोनों में डायरेक्शन करंट की सेम है, as seen from O which is equidistant from both loops। दोनों से equidistance पे means r distance पे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2r है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो आपको A पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अभी इन दोनों में करंट की वैल्यू आप देख रहे हो डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर ये करंट भी सेम होता, डिस्टेंस भी सेम होता, तो सब कुछ क्या हो जाता आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या हो जाता, इस पॉइंट पर O पॉइंट पर 0 हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैं जो आपको बताने वाली थी कि इसी में ही मैं एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, जैसा आपने फोर्स में किया होगा। क्या कहते थे कि मान लो दो चार्जेस हैं, ये -q है, ये +3q है, दे आर सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, और उनके बीच में कोई एक तीसरा चार्ज ले आए +q चार्ज। ठीक है, और अब बताओ इस +q चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो q और कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में एक रिलेशन निकाल के दिखाओ। तो इस तरीके के आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसमें हम ये कंसेप्ट लगाते थे कि अगर इस पे नेट फोर्स 0 है, मीन्स इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स, यानी Q और कैपिटल Q और स्मॉल माइनस वाले Q में, और कैपिटल Q एंड 3Q वाले फोर्स में, इन दोनों में क्या है, ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। इसीलिए ऐड करते हैं नेट निकालने के लिए, तो हमारे पास नेट फोर्स 0 आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमें इस तरीके से इस टॉपिक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो बोलेगा कि O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ करंट दे दिया, यहाँ पे आपको कुछ करंट दे दिया, और बोलेगा डिस्टेंस बताओ कि कितने डिस्टेंस पर ये हमने पॉइंट जो है लिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा 2r, तो आपको ये आप x अज्यूम करोगे, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2r माइनस एक्स। सॉल्व करके आप x की वैल्यू, इस तरीके के आपने की हुआ है फोर्स में, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी, वहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस पे हमें O पॉइंट लेना है, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको जो दो मुझे याद है वो बता दिए। अब हम आ जाते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप क्या होता है, μ0I/2r, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर अब आपको डिस्टेंस भी देखना है, सिर्फ रेडियस नहीं देखनी। तो फॉर्मूले को मैंने अभी बताया, थोड़ा चेंज कर देंगे, μ0I/r² प्लस a² 3/2। a मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस भी r ही है, तो फिर r² प्लस r² 3/2, यानी सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई Vp की। ऐसे ही सेम Vq की। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज दे रहा है तो इनवर्ड्स इस तरफ, और इसके अकॉर्डिंग इस साइड। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0I/4√2 r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। दिखने में बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड डायमीटर d कैरीज ए करंट I। वो कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल है जिसके कितने टर्न्स हैं, n, डायमीटर कितना d, और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें I। इट इज अनवाउंड, इसको खोल दिया पूरा, ठीक है, बिल्कुल सीधी कर दी इस वायर को, एंड रीवाउंड, और फिर से वाउंड किया, टू मेक अनदर कॉइल ऑफ डायमीटर 2d। अब उससे डायमीटर 2d का बनाया, ठीक है, लेकिन लेंथ सेम रखी है, समझ रहे हो इस बात को। और करंट भी अब दोनों में पहले से जो था वही करंट फ्लो है, सेम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यू कॉइल। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पता है क्या है, NIA। एरिया होता है आपके पास πr², है ना, और
आर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। तो पाई डी अपॉन 2 स्क्वायर। और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आई डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। इतना कर दिया पहले वाले में। और दूसरे में बोल रहा है कि डायमीटर 2d कर दिया, तो डायमीटर अगर 2d कर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ, दैट मीन्स d, और d स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप r का स्क्वायर करोगे, r की जगह आप d पुट करोगे, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है, d स्क्वायर होगा। और दोनों को डिवाइड करते हैं, d स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर से ni कैंसिल, बच जाता है 4। तो बच्चे सोचते हैं 4:1 ये आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर लेंथ भी क्या रहेगी, सेम। तो देख रहे हो 1 मार्क के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1:4, 4:1, 1:2, 2:1, और आप 4:1 लिखते ही फटाफट उसको टिक कराओगे। लेकिन यहाँ पर 4:1 आंसर नहीं आएगा, 2:1 आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम रहती है। तो जो आपकी पहले कॉइल है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स उसके n है, इनटू d, और d भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2πd, मीन्स जो उसकी सर्कुलर टर्न की लेंथ है, लेंथ मीन्स उसकी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, जो नया जो रीबाउंड करके जो सर्कुलर कॉइल बनाया एंड डैश, और उसकी जो टोटल लेंथ है, यानी 2π इंटू 2d। समझ रहे हो इस बात को? तो 2πd से 2πd कैंसिल, ये जो 2 बच गया ना वो इधर आके डिवाइड, हो नए जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो पुराने वाले नंबर ऑफ टर्न्स के आधे हो जाएंगे। अगर आपने डायामीटर, पहले कॉइल ऐसा था, आप डायामीटर बड़ा कर दिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम नहीं हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले के हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर में भी हाफ होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एन आई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, फर्स्ट वाले के लिए भी यही आएगा, सेकंड वाले के लिए n/2 आई पाई डी स्क्वायर। और अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा 2:1। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ईच हैविंग द सेम मोमेंटम enters a region of uniform magnetic field directed perpendicular to the direction of momentum. What would be the ratio of radii of circular path described by them? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो की बात कर रहा है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों ने सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, वो भी परपेंडिकुलर, तो रेशो फाइंड आउट करनी है रेडियाई की। तो QVB किसके इक्वल होता है, mv²/r। सबसे स्टार्टिंग ही आपको यही करनी है जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और वो पूछे वेलोसिटी का रेशो बताओ या रेडियस का बताओ या फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, फ्रीक्वेंसी, तो आपको इसी से स्टार्टिंग करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। तो अब आपको चाहिए ऐसा फॉर्मूला जिसमें मोमेंटम का फॉर्मूला आता हो, यानी mv, तो mv रहने दो, और मैग्नेटिक फील्ड आता हो और रेडियस आता हो, तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया, r = mv/qb। mv कांस्टेंट ये गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ये गया, तो मींस रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई चार्ज के, तो जो चार्ज की रेशियो है उससे अपोजिट रेडियस की रेशियो होगी। बट यहाँ पर बात कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ये मतलब 1 प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो फिर दोनों पे चार्ज सेम, तो रेडियस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम, दैट मीन्स 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line? तो एक पावर हेड लाइन है, मीन्स आपके सिर के ऊपर से ऐसे ये बिजली की तार जा रही है, पावर लाइन जा रही है, जिसमें कितना करंट है 90 एम्पियर, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। आपको मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है, और जो कि एक पॉइंट है इससे 1.5 मीटर डिस्टेंस पर बिलो उस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्या फॉर्मूला होता है, μ0I/2πr। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब बची बस इसकी बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, राइट हैंड रूल। तो जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि थंब हमारा पॉइंट करे टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी वो होंगी इसकी तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, और ये डायरेक्शन फिर हमारी क्या होगी, साउथ। ये ऊपर वाली नॉर्थ होगी और नीचे वाली साउथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इस टुवर्ड्स साउथ।
लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दैट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो करंट सेंसिटिविटी आपको गिवन है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इस चीज को ध्यान से समझना, पर मिली एम्पियर मीन्स ये 10⁻³ आपका डिवाइड में मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5000 डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी होगी करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20 वोल्ट पर डिवीजन। इसमें आपको कोई कन्वर्जन का ध्यान नहीं देना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया करंट सेंसिटिविटी है 5000 डिवीजन पर एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 है। रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल। इस चीज़ को यहाँ पर मिली एम्पियर वाली जो चीज़ है उसे बच्चे भूल जाते हैं और ऑप्शन में जो सबसे पहला जो भी इन्हें सही लग रहा होता है वो कराते हैं। तो IG/VS जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, θ/V हो जाता है IR, θ/I हो जाता है करंट सेंसिटिविटी। तो R का फॉर्मूला उल्टा होता है IS/VS, ओम्स लॉ से अपोजिट होता है ये फॉर्मूला। तो R इक्वल हो गया 5000/20, दैट मीन्स 2500 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हर टॉपिक में से हो गए हैं, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना ज़रूर। ओके।